हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेन स्टडी। अभी हाल ही में फ्रांस में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, उन्होंने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है एंड ही हैज डिक्लेयर्ड अ स्नैप इलेक्शन। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम एक गवर्नेंस मॉडल समझेंगे विच इज कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन क्या होता है? ये एक्चुअली फ्रांस का जो गवर्नमेंट है वो इसी मॉडल पे काम करता है। तो इस कंटेक्स्ट में हम आज कोहैबिटेशन समझेंगे कि क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे कि क्या इश्यूज चल रहे हैं फ्रांस में या यूरोप में, किस रीजन के कारण अभी स्नैप इलेक्शन जो है वो अनाउंस किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस। तो अगर हम कोहैबिटेशन की बात करें तो ये एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी जानते हैं हम, बट ये एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो पावर सेंटर्स होते हैं, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया में भी है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये दोनों पॉपुलर वोट से इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है और प्राइम मिनिस्टर के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है। तो बेसिकली देयर आर टू एग्जीक्यूटिव्स। जैसा कि आप डायरकी अगर आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश रूल के टाइम में, तो देयर वर टू एग्जीक्यूटिव्स, डायरकी जिसे कहते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी सिस्टम है, दो एग्जीक्यूटिव आपके हेड है, एक है आपका प्रेसिडेंट और एक है प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों के बीच में एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। बेसिकली प्रेसिडेंट जो है वो लार्जर पिक्चर्स जो होते हैं वो देखते हैं, लाइक फॉरेन अफेयर्स हो गया या डिफेंस हो गया, और जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं वो आपका प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है। एंड प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे दो पावर सेंटर्स होते हैं कोहैबिटेशन में, इसलिए इसे कोहैबिटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इस एक जो खास बात इस सिस्टम की ये है कि यहाँ पे एक्सट्रीम सेपरेशन ऑफ पावर होता है। यानी यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर ही सेपरेट नहीं किए जाते, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर्स भी सेपरेट किए जाते हैं। तो अगर हम इंडिया या यूएसए जैसी कंट्री की बात करें तो यहाँ भी सेपरेशन ऑफ पावर है, बट इतना एक्सट्रीम नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में खासकर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, या फिर यूएसए में भी देखें तो कोहैबिटेशन जितना एक्सट्रीम सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पास डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स का पावर होता है, तो वैसा ही सेपरेशन यहाँ पे होता है। जो आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसमें एक्सट्रीम सेपरेशन होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स भी सेपरेट होते हैं अलॉन्ग विथ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो दिस इज द मॉडल जिसपे कोहैबिटेशन काम करता है, द कोहैबिटेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि कोहैबिटेशन इतना यूनिक क्यों है, ये एक यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होता है, क्योंकि यहाँ लेजिस्लेटिव के साथ साथ एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो भी सेपरेटेड है बिटवीन द प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ जो नेशनल असेंबली होता है, दे ऑल्सो हैव अ पावर, they also have a say in executive action. So generally जो कंट्रीज होती है उसके जो असेंबली होते हैं वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस करते हैं, बट यहाँ की जो असेंबली है उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही कम कंट्रीज ऐसे सिस्टम को फॉलो करती है। और इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ये जो कोहैबिटेशन है, इट्स नॉट एज सिंपल एज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इवन पार्लियामेंट्री सिस्टम से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए बहुत कम कंट्रीज ही कोहैबिटेशन को फॉलो करती है। अब ये क्यों नहीं फॉलो किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द पावर सेंटर्स, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स दोनों के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होता है। तो इट इज पॉसिबल कि दोनों में भी अलग अलग पार्टीज से हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं दोनों के बीच में, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण पॉलिसी यूनिसन नहीं होता बिटवीन द टू एग्जीक्यूटिव। पॉलिसी में डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपका डोमेस्टिक पॉलिसी कुछ और हो, फॉरेन पॉलिसी आपका कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो एक यूनिसन होना जरूरी है आपके पॉलिसी में, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स है, दो पावर सेंटर्स है। तो इसलिए ज्यादातर कंट्रीज जो है वो इसे फॉलो नहीं करती, बहुत कम ही कंट्रीज में कोहैबिटेशन देखा जाता है। अब हम अगर फ्रांस में देखें कि फ्रांस में आखिर कोहैबिटेशन कहाँ से आया, कि क्या हिस्ट्री है फ्रांस में कोहैबिटेशन की, तो एक्चुअली फ्रांस में अगर थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस यहाँ की हिस्ट्री काफ़ी ट्यूमल्टस रही है, यानी काफ़ी इनस्टेबिलिटी रही है, कोई ना कोई इशू हमेशा क्रिएट हुआ है यहाँ पे आया। तो इनस्टेबिलिटी के कारण फ्रांस जो है वहाँ की जो पब्लिक है या वहाँ का जो गवर्नेंस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किया है। बेसिकली दे हैव ट्राइड एवरीथिंग टू अचीव अ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो उन्होंने गवर्नेंस मॉडल में सब कुछ ट्राई करके देखा हुआ है। तो अभी जो फ्रांस का जो मॉडल है, दिस इज कॉल्ड द फिफ्थ रिपब्लिक। इससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 तक फोर्थ रिपब्लिक था, तो वहां तक प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर नहीं था। बट फिफ्थ रिपब्लिक जब बनाया गया तो प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दिया गया
इसके पीछे ये रीजन था कि बेसिकली जो ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे और डिफेंस, खासकर डिफेंस इसका मेन इशू था कि जो डिफेंस वाला जो पावर है वो एक प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे और जो एक्शन है वो जल्दी लिया जा सके। इसलिए ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा डिसीजन लिया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस को काफी सेटबैक्स देखने पड़े थे ड्यू टू इनकेपेबिलिटी इन मेकिंग क्विक डिसीजंस। तो इसके बाद ऐसा डिसाइड किया गया कि डिफेंस वगैरह जो है वो प्रेसिडेंट के पास होगा, ठीक है। तो इसलिए फिफ्थ रिपब्लिक में ये मॉडल लाया गया, प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ा दिया गया। साथ ही यहाँ पे अब प्रेसिडेंट के पावर को उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ाया गया कि सेंट्रलाइजेशन हो, ठीक है। कुछ पावर्स ही दिए गए प्रेसिडेंट को ताकि जो सेंट्रलाइजेशन हो वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो पाए यहाँ पे। अब ये फ्रांस ने लर्न किया थ्रू द हिस्ट्री, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया था उस वक्त, जिससे कि एक टिरेनी क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जब ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो इस चीज से लर्न करके जो फ्रांस ने फिफ्थ रिपब्लिक में डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट के पास इतना ज्यादा भी पावर नहीं होना चाहिए, सो दे डिसाइडेड कि 2 एग्जीक्यूटिव होंगे हमारे पास, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे प्योर एंड एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर इंट्रोड्यूस किया गया कि प्रेसिडेंट के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास अलग अलग एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे, ठीक है। तो यह है हिस्ट्री, क्यों कहाँ से आया कोहैबिटेशन और क्यों लाया गया। अगर हम करंट इशू की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि करंट अभी क्या चल रहा है फ्रांस में, ठीक है। तो अभी रिसेंटली EU पार्लियामेंट में इलेक्शन हुए और यहाँ पे इलेक्शंस में जो मेजॉरिटी है वो राइट विंग पार्टीज को मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं, दे हैव वॉन द इलेक्शन, ठीक है। और ये थ्रू आउट द यूरोप देखा जा रहा है कि द राइट विंग पार्टीज आर ऑन द राइज, ठीक है। अभी तक जो यूरोप में जो ज्यादातर गवर्नमेंट या जो लीडर्स थे वो जो रूल कर रहे थे वो देवर फ्रॉम द सेंट्रल लेफ्ट आइडियोलॉजी, बट अभी रिसेंट टाइम्स में राइट विंग अगेन राइज कर रही है। तो इसलिए जो यूरोपियन पार्लियामेंट का भी इलेक्शन हुआ उसमें राइट विंग पार्टीज ने इस इलेक्शन को जीता है, ठीक है। तो अब उनका मेजॉरिटी है इन द EU पार्लियामेंट, तो फिलहाल राइट विंग की मेजॉरिटी है इन द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है। और जो फ्रांस के सिटीजन्स थी उन्होंने काफी ज्यादा वोट किया है इन राइट विंग पार्टीज को, ठीक है। जो फ्रांस के सिटीजन्स थी उन्होंने राइटिस्ट पार्टी को ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया है। और मैक्रोन जो है वो एक सेंट्रल लेफ्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक सेंट्रल लेफ्ट पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन हुआ अभी यूरोपियन पार्लियामेंट का, इससे कहीं ना कहीं ऐसा एक सिग्नल जा रहा है कि जो पॉपुलर सपोर्ट है वो मैक्रोन के साथ नहीं है, वो राइट विंग पार्टीज के पास है। तो इसलिए अभी जो ये डिसीजन लिया गया है इलेक्शन का, इसके पीछे ये एक रीजन है। अब हम समझते हैं कि जो मैक्रोन का एक्शन है ये इसके पीछे क्या रीजन है। तो अभी हमने देखा कि यूरोपियन पार्लियामेंट में जो इलेक्शन हुआ उसमें राइट विंग पार्टीज जो है उन्हें ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है फ्रांस में भी एंड थ्रू आउट द यूरोप, ठीक है। तो अब मैक्रोन ने ये एक्नॉलेज किया है कि मे बी उनके पार्टी के पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं है अभी के टाइम में, जो कि एक सेंट्रल लेफ्ट आपके पॉलिटिशियन है। तो उन्हें ऐसा लगा कि मे बी उनके पार्टी के पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं है फिलहाल, तो इसलिए उन्होंने स्नैप इलेक्शन बुलाया, यानी स्नैप इलेक्शन डिक्लेयर किया है। He dissolved the National Assembly and called for a snap election। ये एक मोरल बेसिस पे भी ये देखने के लिए कि अभी भी जो फ्रांस की जो कॉमन वोटर्स है, जो कॉमन लोग हैं, वो अभी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को टू डिटरमाइन द मूड ऑफ द नेशन, ठीक है। बेसिकली ये जानने के लिए कि दे स्टिल हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल और नॉट। अब पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है, तो पॉसिबल फ्यूचर में इट इज पॉसिबल कि नेशनल असेंबली के जो लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो शायद किसी और पार्टी से या राइट विंग पार्टी से इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि EU इलेक्शन में देखा गया जो वोटिंग पैटर्न हम यहां भी देख सकते हैं कि नेशनल इलेक्शन का जो लीडर चुना जाएगा वो मे बी फ्रॉम द राइट विंग पार्टी हो सकता है, ठीक है, राइटिस्ट पार्टी से। और जो प्राइम मिनिस्टर है जो बनेगा वो आइडियोलॉजिकली अपोज्ड हो सकता है टू द प्रेसिडेंट मैक्रोन, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट मैक्रोन सेंट्रल लेफ्ट पार्टी से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिल सकती है हमें बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, बट दिस इज नॉट समथिंग यूनिक, ऐसा पहले भी हुआ है। एंड इन फ्यूचर इट इज पॉसिबल कि जो प्रेसिडेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर है, डिस्पाइट बीइंग आइडियोलॉजिकली अपोजिट या डिस्पाइट हैविंग आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन देम, दे विल कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर, क्योंकि दोनों ही पॉपुलर वोट से इलेक्ट हुए हैं। प्रेसिडेंट भी पॉपुलर वोट से इलेक्ट होते हैं वहां पे और प्राइम मिनिस्टर भी पॉपुलर वोट से इलेक्ट होते हैं। तो दे हैव अ मैंडेट टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ द फ्रांस, तो दे विल कंटिन्यू टू वर्क डिस्पाइट हैविंग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो ये था आज का वीडियो हमारा कोहैबिटेशन एंड अबाउट द नेशनल असेंबली इलेक्शन इन फ्रांस। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अगले वीडियो में। थैंक यू।